अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम बर-ए-सग़ीर की सूरत हाल की बात करेंगे। बर-ए-सग़ीर में चलने वाली नशे व फ़राज पर नज़र डालेंगे और ये देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। अगर एक जानिब हम देखते हैं जहाँ के हवाले से ख़ुद पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से ये मुसलसल सवाल किया जाता रहा कि आप इस रियासत का नाम क्यों नहीं लेते। मेरी मुराद है मणिपुर के हवाले से। मणिपुर के उस पार या फिर मणिपुर के इस पार क्या चल रहा है। मणिपुर से लगी हुई जो दीगर रियासतें हैं वहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल है और मीडिया कवरेज जिस अंदाज में होना चाहिए वो कवरेज नहीं है और वहाँ की जो तशवीशनाक सूरत हाल जिस तरह से बनी हुई है उस पर कोई बात नहीं है। आखिर क्या वजूहात हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं वो खित्ता जिसको लेकर बहुत सारे हमारे दावे हैं, लेकिन दरअसल क्या वहाँ पर भी जिस तरह से अमन व अमान होना चाहिए वो कायम कर दिया गया है या नहीं। एक जानिब हम ये कहते हैं कि हम उस पार वाले कश्मीर को मसला कहते हैं और वो वहाँ से जब यानी पाकिस्तान वहाँ से निकल जाएगा तो मसले का खुद ब खुद हल हो जाएगा। ये ख़ुद हमारे वज़ीर ख़ारजा ने हालिया दिनों में अपने एक लंदन के एक इंटरव्यू में, एक तबसरे में उन्होंने ये बात कही। लेकिन इसके साथ साथ जो सूरत हाल बनी हुई है उधर अगर हम देखें, उस पार अगर हम देखें तो जिस तरह से कोयटा से पेशावर जाने वाली एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है और फिर इसमें पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह की सिचुएशन बनी, जिस तरह की खूनरेज़ सूरत हाल बनी, वो भी बहुत कुछ कह रही है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अब भी खित्ते को मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि इंतशार से, खूनरेज़ी से दो चार करना चाहती हैं। पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं और उसका असर जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर क्या पड़ सकते हैं। और यहाँ पर अब भी ये कहा जा रहा है कि जो चाइना के जो अहदाफ थे, जो चाइना के टारगेट्स है, उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमारे रिजर्वेशन चाइना के हवाले से भी है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में हो, इसकी भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो गाज़ा में हालात बने हुए हैं और फिर यूक्रेन को लेकर जिस तरह से अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि 30 रोज़ा यानी जंग बंदी होगी, फौरी तौर पर रशिया ने कह दिया कि अमेरिका फ़ैसला साज नहीं है। हम देखेंगे क्या चीज़ है, पहले ब्रीफिंग सारी लेंगे, सारा मामला देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है अपना फ़ैसला सुनाएंगे। तो यूक्रेन का मामला कहाँ आकर रुका हुआ है और जंग बंदी के हवाले से क्या उम्मीद की जा सकती है, और इसके साथ साथ गाज़ा में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वो क्या है। और मगरिबी किनारा में अगर हम देखें तो इजरायली मज़ालिम बदस्तूर जारी हैं। और इसी के साथ यमन के हूथियों ने फिर एक मरतबा समंदरी जो रास्ता है उस पर इजराइल और अमेरिका के जो जहाज़ हैं उन पर अपनी पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है और हो सकता है कि वो हमले भी शुरू कर दें। क्या हालात हैं मिडिल ईस्ट के, यूक्रेन जंग को लेकर, और साथ ही साथ बर-ए-सग़ीर, क्योंकि बर-ए-सग़ीर सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो यही कहा जाता है कि अब जो आगे के मामलात हैं वो इस सब बर-ए-सग़ीर पर यानी मुनहसर है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नज़रें यहाँ पर कहीं ना कहीं लगी हुई हैं। किस वजह से जो हमला कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर हुआ। तो बहरहाल इसी पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब फ़ोन लाइन के ज़रिए। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वाहिद साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम बात करें, क्योंकि हमारे देश की बात है, मणिपुर के हवाले से पार्लियामेंट में भी बात हुई और काफ़ी जो है इस पर हंगामा भी हुआ, लेकिन सरकार की जानिब से जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारे प्रधानमंत्री मॉरिशस जा रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रहे हैं, वहाँ के दौरे उनके जारी वो सारी हैं, और लेकिन मणिपुर के हवाले से नाम भी नहीं ले रहे हैं। मणिपुर के हवाले से आप किस तरह के हालात, आपके जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं, और क्या हमको भी नहीं चाहिए कि बिला वजह हम मणिपुर के हवाले से बात कर रहे हैं। जी वाहिद साहब। नहीं, हम बिला वजह तो नहीं, पर मणिपुर के हवाले से जिस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से बयान दे रही है, दरअसल एक बात को बाकर साहब हमें समझना चाहिए कि वो जो टोंट और तंज का जमाना था वो चला गया है जी। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाली पार्टियां हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही काम किया है, कोई जमीनी
हकीकत देखिए, जब कोई मामला इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से जुड़ जाता है तो फिर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं रह जाती देश में, कोई मतलब इसमें ह्यूमैनिटेरियन और सारी चीजों को ना एक बार कोने पे रखा जाता है और पहले ये देखा जाता है देश का हित क्या है। अब लोग नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते कि हमने तो बहुत पहले आपके साथ में मणिपुर में जो विदेशी एस्टेब्लिशमेंट था वो और जो पूरा गेम चल रहा था बहुत पहले खोल दिया था। उसके लिए चेतावनी भी दी थी कि भैया ये जो है ये ठीक नहीं है और ये कभी भी अलगाव के रास्ते पे बढ़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो आज तो हम इस पे बात नहीं कर रहे ना, हमने तो तब बात की जब कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो आज हम इस पे जब बात कर रहे हैं तो मेरा एंगल थोड़ा बदला हुआ है और वो एंगल ये है क्योंकि हमने जो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद का बयान सुना, हमने जो है डोनाल्ड लूक की पूरी गाथा को सुना, एक गोरे आदमी ने क्रिश्चियन स्टेट बनाना था वो बातें सुनी और फिर हमने ये पूरी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी को समझते हुए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक सेंसिटिव मैटर है जो सिर्फ मणिपुर नहीं है, जिसमें मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड शामिल होते हैं। क्रिश्चियन, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में तो क्रिश्चियन है नहीं इतने जहाँ स्टेट बनाया जा सके, तो 42% जो है क्रिश्चियन और बड़ी तादाद में यहूदी और उसके बाद जो है मतलब अगर टोटल निकाला जाएगा तो कुछ और निकलेगा। वैसे अगर अखबारी भाई साहब एक मैं आपसे बात यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि हमने यानी सूडान के हवाले से और जो साउथ सूडान था उसको वाकई अलग करके बनाया गया था, इसी तरह की एक रियासत यानी कि मज़हब के नाम पर क्रिश्चियंस की वहाँ पर आबादी थी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इंडोनेशिया की बात करें, तैमूर की बात करें, तो मैं आपसे जानना यहाँ पर ये चाहूँगा कि ये भारत देश है और ये अपने आप में एक ताकत है, अपने आप में, मतलब ये कोई साउथ अफ्रीका या फिर यानी साउथ सूडान नहीं है या फिर कोई अफ्रीका का कोई मुल्क नहीं है या फिर इंडोनेशिया नहीं है। तो ठीक है, कोशिश की जा रही होगी, लेकिन भारत की जो ताकत है और भारत की जो फोर्सेस हैं और भारत की जो पॉलिसी है वो उसको शायद कहीं ना कहीं कुचल कर रख रही है। हो सकता है तो निपटने दें, मतलब इस पर क्यों चर्चा की जाए जी, अगर ऐसा कोई इंटरनेशनल ताकतें चाहती हैं हमारे देश के हवाले से। जी 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 देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं सही बात है कि मैं बिला वजह किसी बात की बुराई नहीं करता, पर यह भी मत भूलिएगा कि मैं बिला वजह बुराई भी नहीं करता, क्योंकि देखिए दुनिया में छोटे छोटे से जो मामले हैं वो छोटे छोटे से मामले कुछ इस तरह से हैं कि आप देखेंगे कि मतलब छोटे छोटे ईरान है, यमन है और कई इस तरह के जो मामले हैं जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल है, जहां पर फिफ्थ जनरेशन वेपन्स है और हम अभी थर्ड जनरेशन वेपन्स को लेकर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो है सुपर पावर कहने से सुपर पावर नहीं हो जाते, क्योंकि अमेरिका जिस तरह हमें थ्रेट कर रहा है और हमें सारी बातें माननी पड़ रही हैं। एलन मस्क को हमें एंट्री देकर एयरटेल रिलायंस के साथ कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर हम डिप्लोमेटिक राजनीति में देखें तो डिप्लोमेटिक स्थिति की अगर आप बात करते हैं तो ये हम बहुत बड़ी ताकत नहीं साबित हो रहे हैं इस वक्त, हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। मगर एक चीज है कि जो आप अगले टॉपिक पर जाएंगे उसमें भी हम एक चीज को बोल रहे हैं, वो है यूकेड और यूसेड। ये जो दो एजेंसियां हैं, हमने तमाम बातें इस देश में कर ली हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग राष्ट्रपति, अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग विपक्षी पार्टियां, इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय जो है वो यूसेड और यूकेड है। यूसेड के नाम से जो कुछ बातें चल रही हैं उनके अपने राष्ट्रपति कह चुके हैं, एलन मस्क कह चुके हैं। ये जो समाज के अंदर तनाव पैदा किया जाता है और फिर बंटवारे की तरफ लेके जाया जाता है, और ये विपक्षी पार्टियों को भी तनाव बढ़ाने के लिए जो जुमले दिए जाते हैं, मीडिया को भी मुद्दे उठाने या नहीं उठाने के लिए जो प्रेरित किया जाता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम यूसेड चला रहा है बाकर साहब। आप समझिएगा, इसमें क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगा प्रधानमंत्री, क्या करेगी देश की जनता? कुछ नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। और जिनको पता है उनकी औकात नहीं है कि उसके सामने बोल जाए। आप देखिए कि पूरी दुनिया में यूसेड को लेकर किस तरह हंगामा मचा हुआ है और भारत में यूसेड का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सरकार ये पूरे साहब, हमारे पास अजीत डोभाल जैसे एक सीनियर और एक गहरा तजुर्बा रखने वाले और अपनी जान को जोखिम में डालकर सरहद पार ऐसी जो है अपने वक्त में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले
यानी एक ऐसे सलामती उमूर के मुशीर हैं, एडवाइज़र हैं, न सिर्फ एडवाइज़र हैं बल्कि सारी चीज़ों को वो देखभालते हैं और सारी चीज़ें उनकी नज़रों के सामने हैं भाई साहब। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं यहाँ पर मतलब इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई चीज़ चल रही है तो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ देखी जा रही है उसको, उसका हमारे पास हल भी है उसका। जी देखिए, एक बात है, देखिए, कश्मीर के हवाले से अपोजिशन क्या क्या कहा करती थी, क्या हुआ, माओ नवाजों का क्या हुआ और नक्सलवाद का क्या हुआ, सारा खात्मा हो रहा है। जिस ताकत की यानी सवाल हो रहा है तो उसका जवाब भी जो है उसी अंदाज में सख्त दिया जा रहा है और काम किया जा रहा है। जी जी, नहीं देखिए, मैं टोंट और तंज के नहीं, मैं तो रियल, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये चीज हो रही है बोल रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं इसका भी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है, अजीत डोभाल जैसी जो है शख्सियत का आप इनकार कर सकते हैं? कितना गहरा उनका तजुर्बा है, कैसी उन्होंने जान को अपनी जोखिम में डालकर जो है सरहद पार काम किया है, अपने वक्त में खिदमत अंजाम दी हैं। देखिए, वो किया है, मगर वो काम, देखिए, सरहद पार काम किया, जोखिम में डाली, सारी बातें की। मेरा तो ये मानना है, मैं तो पाकिस्तान को कोई नेशन पहले भी नहीं मानता था। भारत में यूसेड काम कर रही है जो अलग एंगल से है, पर अगर यूसेड और यूकेड की मैं बात करूं, पाकिस्तान का पूरा तो उनकी ड्यूटी में रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर उन्हें कुछ करना होता है, डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक हलचल या कुछ और जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चाहिए होता है, वो ऐसा मामला है जो यूकेड, वो इधर भी यूसेड यूकेड मौजूद है, उधर भी यूकेड यूसेड मौजूद है, उनके अधिकारी एक ही तरह के होते हैं, उनका सेंट्रल ऑपरेशन एक ही जगह। आपको पता है पाकिस्तान के घर घर में यूसेड घुसा हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान की तो एक ईंट भी, एक कदम भी यूसेड और यूकेड के बगैर हिल नहीं। हाँ, लेकिन हम तो भारत की बात कर रहे हैं, हम तो भारत की बात कर रहे हैं ना। अगर भारत की बात कर रहे हैं तो अजीत डोभाल साहब के खिलाफ जो सम्मन जारी हुए हैं, जिस तरीके से उन्हें अमेरिका में लपेट कर थ्रेट किया जा रहा है, वो सारी चीजें जग जाहिर है कि स्थिति क्या है। कि देखिए, बड़ी सीधी सी बात यह है कि ये एजेंसी जिसे हथियार लॉबी चलाती है, वो भारत को डीस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रही है और इस डीस्टेबलाइजेशन में बाकायदा हलचल शुरू हो चुकी है। और इस डीस्टेबलाइजेशन में मणिपुर से लेके और बहुत सारे जो मामले हैं वो सामने। क्या ये प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है? क्या ये हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको पता नहीं है? सब कुछ पता हो, अगर सब कुछ पता था तो क्या 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मणिपुर की सिचुएशन को क्या मैंने ड्रॉ नहीं किया था? मुझे भी पता था। क्या मैंने उसे टेलीविजन और अखबार और सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया था? किया था। फिर आपने रोक क्यों नहीं लिया? आपको, अगर आपको पता था तो आपने रोक क्यों नहीं लिया? और जब आपको पता है कि अमेरिका एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने का ऐलान करता है और वो चीन बर्मा की सरहदों के पास जाने की बात करता है और यहाँ पर अगर युद्ध छिड़वाकर चाइना के खिलाफ जो है भारत का इस्तेमाल करने की बात करता है, तो आपका लाहेमल क्या है, एक्शन क्या है उस पर? आप क्या समझते हैं, भारत किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? आप ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली? मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये बोल रहा हूँ कि वो कोशिश कर रहा है। भारत होगा कि नहीं होगा ये भविष्य की बात है, मगर प्लान को वो अनाउंस तो कर चुके हैं ना। आप समझिए बात को, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। भारत की सरजमीन पे रहकर शेख हसीना वाजिद ने सेंट मार्टिन जो उसका स्पोर्ट था उस पर मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन मांगी और एक चटगांव का इलाका जो मिजोरम के नीचे पड़ता है, जो सेंट मार्टिन स्पोर्ट और मिजोरम, इन दोनों के बीच में चटगांव पड़ता है, जहां पर हिंदू कम्युनल दंगे हो चुके हैं। वो डोनाल्ड ट्रम्प मांग चुका है। और अगर उस पूरी की पूरी एक चेन को देखें तो वो पूरी सीधी की सीधी बर्मा होते हुए चाइना की सरहदों तक और भूटान तक जाती है। तो वो पूरी की पूरी क्रिश्चियन बहुल है। आपको पता है कि नागालैंड में 88% क्रिश्चियन है। आपको पता है कि मणिपुर में जो है 42% क्रिश्चियन है। आपको पता है कि मिजोरम के अंदर 87% क्रिश्चियन है।
ये मतलब चटगांव में थोड़ी क्रिश्चियन है, सेंट मार्टिन पे थोड़े ही जो है क्रिश्चियन है, और वो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात शेख हसीना कह रही है। तो कुल मिलाकर ये एक आईने की तरह साफ है कि खेल क्या चल रहा है, मगर इसे लेकिन भाई साहब एक बात ये पूछना चाहूंगा कि म्यांमार में भी जिस तरह की सिचुएशन हुई थी, खुद अगर वहाँ के अक़लियतें, वहाँ के मुसलमानों पर जो अराकान जो रियासत है वहाँ पर कत्लेआम मचाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गया। अगर ताकतें बाहर की चाहती है, अगर म्यांमार कंट्रोल कर सकता है तो भारत कहाँ कंट्रोल हो गया? नहीं, कहाँ कंट्रोल हो गया? आपको पता नहीं कि तख्ता पलट हो गया? हाँ, तख्ता, हाँ, आंग सान सूची जो थी वो हट गई। सूकी की हुकूमत हुआ करती थी, बर्खास्त हो गई। जब म्यांमार जो भी हुआ वहां पर, उसके बाद उसको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, उसको देश छोड़कर भागना पड़ा, और उसके बाद मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। उसके बाद मिलिट्री ने कब्जा करके अब वो शांति है, सुकून है, या सिस्टम है, या क्या है माली, निजाम चेंज हो चुका है, सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। उसके बाद, उससे पहले भी फौज के पास वो था, उसके बाद भी फौज के पास वो आ गया। जब वो फौज के पास पहले था तब भी वहां अमन था, उसके बाद फौज में आ गया तब भी वो अमन है। मगर जो यूकेड की एजेंट थी, उसके होते हुए तो दंगे, फसाद, कत्लेआम सब कुछ हुआ। तो बेसिकली भाई साहब आंग सान सूची को नोबेल अमन प्राइज दिया गया था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब उसके बिलमुकाबिल जो है फौजी हुकूमत आई, तो फौजी हुकूमत की किस तरह से जो है आप यानी आप या फिर कोई भी किस तरह से उसको जो है अच्छा कह सकते हैं, जबकि एक वो लीडर जिसको जो है नोबेल प्राइज मिल चुका था, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका था। तो मेरा सवाल ये है ना, मतलब दुनिया किसको जो है अच्छा कह रही है? एक बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं पिछले 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। इस तरह से तो पाकिस्तान में भी फौजी जो है बगावत होती है, तो बेहतर है वो सुनिएगा ना, मैं एक बात का जवाब दे रहा हूँ आपको नोबेल का जी। तो मैं लिख रहा हूँ पत्रकारिता में, शायद मैं इकलौता पूरी दुनिया का आदमी साबित होऊंगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, जिसकी 99% विश्लेषण और कैलकुलेशन मुस्तकबिल में जाकर सच साबित हुए और एक एक पॉइंट साबित हुआ। कोई दूसरा मेरे दाएं बाएं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर चुनौती देता हूं, कोई नजर नहीं आएगा। और पत्रकारिता का अगर ये नोबेल देने मुझे बुलाएंगे तो मैं यहीं से थूक भी दूंगा, ठोकर भी मार दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो ट्रैप है, वो बकवास है, उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं। ये हमेशा नोबेल उन लोगों को देते हैं जो इनके दलाल होते हैं, जो इनके एजेंट होते हैं, जो गद्दार होते हैं, वो ये उनको नोबेल पुरस्कार देते हैं। कभी किसी भी इंसान को, ऐसे को, ये जो प्रैक्टिकल काम करने वाला और इनकी ट्रैप में ना हो, उसको नोबेल पुरस्कार तो बहुत दूर की बात है, ये कोई जो है सिल्वर तमगा भी उसको देने वाले नहीं है। ये जो दुनिया में अवार्ड चलते हैं, जो एजाज चलते हैं, इन पर मैं बहुत एपिसोड बना चुका हूं। यही तो असली ट्रैप है, इन्हीं के जरिए तो पूरे देशों के अंदर फैलता ही है। यू सेड ठीक है भाई साहब, ये मतलब ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे माहौलियात के लिए काम करने वाले हैं, बहुत सारे मतलब जेन्युइन भी है, हो सकता है कुछ लोग होते होंगे। माहौलियाती का काम कौन करता है? माहौलियाती का काम कौन करता है? यूसेड करता है। माहौलियाती प्रेजेंट किसने किया? यूसेड ने किया। माहौलियाती को यूसेड का टूल बताकर जो है ट्रंप और एलन मस्क, खुद अमेरिका ने रिजेक्ट नहीं किया क्या? ये सब कुछ सामने आने के बाद भी आपके दिमाग में माहौलियाती फलाना ढिकाना घुसा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, हम बात तो यही कर रहे हैं कि पॉलिटिकली या फिर जियो पॉलिटिकली जो हमारी ये जो पट्टी है, जो नॉर्थ ईस्ट की है, जो उधर बर्मा भी लगता है, उधर देखे तो चाइना भी लगता है, उधर देखे तो बांग्लादेश भी लगता है, तो उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो शोरिश मणिपुर में है, तो खामोशी के साथ हमारा बोलना यही है कि हो सकता है कि सरकार को ये मौका दिया जाए कि अगर प्रधानमंत्री भी मणिपुर का नाम नहीं लेते तो वाकई कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उसको बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी मतलब अच्छे अंदाज से मुराद है पूरी, जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस तरह से निपटा जा रहा है और मामले को ताकि जो है सॉल्व कर लिया जाए। जो कुछ भी जिस तरह से इंटरनेशनल अगर कोई है अगर इस तरह की, तो उनको जो है बिल्कुल नाकाम बनाया जाए, जिस तरह से खुद भारत का ये कहना है, दिल्ली का ये कहना है कि कश्मीर में जो किया गया, जिस तरह से माओ नवाजों के खिलाफ किया गया, जिस तरह से नक्सलवाद को हमारे वजीर दाखिला कहते हैं कि हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया, तो वही पॉलिसी मोदी सरकार की बड़े आहनी यानी कि पंजे के साथ जिस तरह से निपटना है, जो बंदूक का साथ लेकर काम करते हैं, तो हो सकता है शायद वही पॉलिसी के तहत हो रहा है। तो क्यों आप या फिर कोई और दूसरे पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि मणिपुर का नाम नहीं ले रहे, मणिपुर का नाम नहीं ले रहे? भाई साहब खामोशी क्यों हो गई? देखिए, मैं खुद जो है मणिपुर का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ मणिपुर का। मैंने तो जस्ट ये पूछा कि करना चाहिए इस पर बात या नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक ट्रैप है।
और वो ट्रैप जो है काफी भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं खुद भी उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने का हामी नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि देखिए बड़ी बात, देखिए दोस्ती, दुश्मनी, समाजों का टकराव, सभ्यताओं का टकराव चलता रहता है, मगर देश वहीं रहते हैं और सबको वहीं के वहीं रहना होता है। हर किसी को कम से कम एक जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर ही बात करनी चाहिए। टॉपिक और बहुत है, चीजें और बहुत है, मगर सरकार को भी देश के लोगों से, विपक्षी पार्टियों से मिल बैठकर उसमें सहयोग मांगना चाहिए और इस मामले को निपटाना चाहिए बड़ी खूबसूरती। नहीं, सरकार का ये एक अपना मतलब सरकार ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली बोला नहीं है, लेकिन सरकार की जानिब से जो बात आती है कि जो पिछली सरकारें रहीं वो बड़ी लूज रहीं, वो बड़ी खुशामद परस्त रहीं, वो बड़ी जो है उनमें वो पॉलिटिकल विल नहीं रही, जिसकी वजह से शायद वो मशवरे के भी काबिल नहीं है। इस वजह से मोदी सरकार जो चाहती है, जिस तरह से उनको अच्छा लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, तो उस लिहाज से वो काम करते हैं। इस वजह से किसी में मशवरा लेते हैं, किसी में नहीं लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कम अज़ कम मसले को हल कर लिया गया। बड़ा बयान दिया जा रहा था कि इतने हज़ार जो है किलोमीटर पट्टी पर हमारी जो है कब्ज़ा कर लिया गया, घुस गए हैं, और चाइना जो है अपने विलेजेस बना रहा है, फलां बना रहा है, अपनी तंसीबात कर रहा है। बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत ही, यानी कि जिस तरीके से निपटना चाहिए था हमने निपट लिया है यहाँ पर। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। अब अरुणाचल वगैरह का तो छोड़ दें आप, लद्दाख पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे पाकिस्तान की हमारी जो पट्टी है, जो हमारी जो सरहदात हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं ना। तो लद्दाख का मामले को सॉल्व कर लिया, फिर उस पर कश्मीर पे आएंगे इसके बाद। जी, मैं अगर मैं कहूंगा कि लद्दाख का मामला सॉल्व कर लिया तो मेरे से अच्छा जवाब सुब्रमण्यम स्वामी दे सकता है। आपको उनको भी प्रोग्राम में जोड़ना चाहिए था। तो सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब वो ज्यादा फिट बैठता, क्योंकि मेरे जवाब से लोग मुतमईन नहीं होंगे, और मेरे जवाब से इसलिए मुतमईन नहीं होंगे। चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ भी कहा, चले बताएं। सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते हैं कि भाई ये है नहीं सॉर्ट आउट हुआ। मतलब ये है कि देखिए फिर से जो है गश्त शुरू हो गए हैं। यहाँ गश्ती शुरू होने के बाद में अमन तो है। अब कितनी जमीन चली गई, कितनी नहीं चली गई, ये एक बहस का मुद्दा इसलिए भी है कि मैकमोहन जो लाइन है उसको माना जाए कि ना माना जाए। अब चीन कहीं और बताता है, भारत कहीं और बताता है। अब ऐसे में तो आप ये भी कह सकते हैं कि चीन के एंगल से अगर देखें मैकमोहन तो चीन की जमीन ही भारत ने दबा रखी है, और अगर भारत की एंगल से देखें मैकमोहन का नजरिया तो फिर चीन ने भारत की बहुत सारी जमीन दबा रखी है। और मैं ऐसी गोल मोल खिचड़ी पकाऊंगा कि सुलझा के दिखा दो आप। चलो ठीक है भाई साहब, मानेंगे नहीं, मतलब आप ये बोलेंगे कि जो है ठीक है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। कश्मीर के हवाले से तो आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि जहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ करता था, आज देखें मतलब फिर से अवामी एक्शन कमेटी, उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। और फिर जो जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन जम्मू कश्मीर, उनको भी जो है बैन कर दिया गया। और फिर इसके साथ साथ जो कुछ, यानी जिस तरह से कहा जाता था कि 370 को ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो सारा कुछ भी नहीं हुआ। और मामले को सारा का सारा जो है, जिस तरह से अमित शाह, अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री कहते थे, उसी अंदाज में पूरा का पूरा जो है कंट्रोल कर लिया गया। यहाँ पर तो मानेंगे आप कम अज़ कम? मुद्दा क्या है मुझे लगता है डॉक्टर साहब, नहीं भाई साहब, मतलब जहाँ पर खामोशी है आपकी, तो बिल्कुल एक अजीब सा सवाल है। बोलना चाहिए आपको ना। अच्छा, मान तो लेना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये किया है, वहाँ पर खामोश हो रहे हैं आप। अच्छा, आवाज़ आपकी बिल्कुल धीमी हो गई। मानने न मानने से नहीं, मानने से इसलिए कि जो है हम सवाल करते हैं तो लोगों को जो है इस हवाले से बात होती है तो कुछ तो समझ में आती है कि हाँ ये चीज सॉल्व हो गई है, अचीवमेंट्स है ना भारत सरकार की। ये एक बात आप मान लीजिएगा, क्योंकि आप अगले टॉपिक की तरफ जब बढ़ेंगे तो मैं उस टॉपिक में मिलाकर इसका जवाब आपको जरूर दूंगा। मगर आज भी मेरा मानना बड़ा सीधा सा ये है कि दुनिया के अंदर पोस्ट वर्ल्ड वॉर ये जो हुआ था, ये उसमें एक खेल है। आज मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। अब याल्टा कॉन्फ्रेंस की, याल्टा ट्रीटी का उल्हाना जो है और बाकायदा अमेरिका को लावरोव विदेश मंत्री ऑफ रशिया देते हैं, और याल्टा 2 की बात जो है जापान अपने मतलब अपने आउटलेट के ऊपर करता है। तो जब हम याल्टा पर चले जाते हैं, और याल्टा के बाद हम जो एक लोकेशन पाकिस्तान नाम की जो है जिसमें
कश्मीर को जानबूझकर उस दौरान डिस्प्यूटेड बनाया गया था। आपको जब वो इतिहास भी जानना पड़ेगा कश्मीर को की बात समझने के लिए। जब मोहम्मद अली जिन्ना, जब यहाँ पर कबायलियों ने हमला जो है घुसपैठ की थी, और जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ही आर्मी चीफ को कहा था कि आप जो चीफ ऑफ स्टाफ को कि आप जो है इनको उधर से कबायली आए थे, इधर से हिंदुस्तान की फौज भी जो है राजा की जो है दरखास्त पर आई थी। पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर मैं इसमें जवाब दे रहा हूँ। जब चीफ ऑफ स्टाफ ने ये कहा था कि हमें पता है कि हमें कमांड कहाँ से लेनी है, हमें वेस्टर्न कमांड बॉम्बे रेजिडेंसी से हमें कमांड लेनी है, अब वहां से हम कमांड ले रहे हैं। अगर इस मुद्दे को आप सुलझा सकते हो तो फिर आजादी के पूरे फार्मूले को आप सुलझा सकते हो। और अगर आप जो है कश्मीर के हालात पर आप बात करते हैं, या फिर आप बलूचिस्तान के मामले पर बात करते हैं, या फिर पाकिस्तान के मामले पर बात करते हैं, चलिए हम पूरे पे बात करेंगे, पूरे पे बात करेंगे। आपने जिस तरह से कहा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, हम वो बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, कश्मीर का मुद्दा कभी भी सुलझाया जा सकता था, पिछले 70 साल में कभी भी सुलझाया जा सकता था, आज भी सुलझाया जा सकता है। अगर पहले भी नहीं सुलझाया गया और आज भी नहीं सुलझाया गया, इसमें भारत और पाकिस्तान की कोई दिल नहीं है, इसमें एक इंटरनेशनल इंटरफेयर है। आप जानते नहीं है कि वहां पर जो है यूनाइटेड नेशन की जो वॉच स्क्वाड है वो वहां पर मौजूद है, उनके ऑफिसर ऑब्जर्वर्स हैं जी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मौजूद नहीं है। क्या इन मामलों को डिस्कशन के टेबल पर नहीं लाया जा सकता? क्या आप जानते हैं कि चंद मतलब जो है बंदूकों से कोई स्टेट आजाद कराया जा सकता है? क्या आप जानते नहीं है कि ये सारी चीजें? अब इस पूरी की पूरी मैं अपने जर्नलिज्म के उस स्तर पर कभी नहीं आना चाहता हूं जो एक दौर था जब हम बात पॉलिटिकल, चूंकि हमें लगता था कि पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने से कम कुछ फर्क पड़ेगा, तो मैं जानबूझकर उन बातों में शामिल होता था। मगर आप चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनमानस की मानसिकता चेंज हो चुकी है, और अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बदलने से जो इंटरनल हालात है वो बदलने वाले नहीं है, क्योंकि वो यूज के पूरी तरह कब्जे में है और हम तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है आपका। यूक्रेन का जो डिस्प्यूट है, यूक्रेन की जो जंग है और गाजा के जो हालात हैं जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट सारा मुतासिर है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल और यूक्रेन के आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम सब कॉन्टिनेंट में हैं। तो इसी हवाले से भाई साहब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? भाई साहब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? आवाज़ मिल रही है। हाँ भाई साहब, अब यहाँ पर यानी मैंने आपसे मणिपुर से शुरू हुए हम, और मणिपुर से मैंने हमारी जो अचीवमेंट है उस हवाले से सवाल किया आपसे। उसके बाद फिर यानी नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं उसके हवाले से मैंने हमारी अचीवमेंट के हवाले से बात की, यानी दिल्ली की। उसके बाद मैंने फिर लद्दाख के हवाले से हमारी जो अचीवमेंट है उस हवाले से भी आपसे सवाल किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से भी अचीवमेंट के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया। अब मैं सरहद पार के हवाले से बात कर रहा हूँ और वहाँ के हवाले से भी आपसे यही करूँगा, हमारा जो अचीवमेंट है। यानी बात यह है कि 70 बरसों पहले जो खामियां थीं, जो गलतियां थीं, उस वक्त की जो लीडरशिप थी, जिनका लूज एक पेशरफ थी, एक ऐसा कदम था जिसकी वजह से भारत तकसीम हुआ था। तो अब उस तकसीम को फिर एक मर्तबा यानी कुछ ऐसा किया जा रहा है, या फिर हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसा हो रहा है। जिस तरह से भी हो रहा होगा, तो आज तो आपको इतना मानना पड़ेगा बिलखुसूस इन 10 बरसों में कि आज वो जो हिस्सा हमसे काट दिया गया था, अलग कर दिया गया था, वो एक मर्तबा फिर किसी भी वजह से जिस तरह से भी हो गया है, वो इतनी तो पॉसिबिलिटी आपके लिए हो चुकी है कि हमारे जो साबिक या रिटायर्ड फौजी जनरल कर्नल, बड़ी मूछ वाले हों, छोटी मूछ वाले हों, सर पर खूब बाल वाले हों या बगैर बाल वाले हों, वो ये बात बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो पड़ोसी मुल्क जो हमसे अलहदा हुआ, हमारा हिस्सा है, वो इतना खोखला हो चुका है कि जब चाहे प्रधानमंत्री उस पर यानी भारत के उस पर कब्जा कर लें, और कम से कम एक हिस्सा तो कम से कम उस पर जो है कब्जा कर लें। मतलब इतनी सूरत हाल हो गई है, तो ये तो अचीवमेंट मानना पड़ेगा आपको। नहीं, इसको दो तरीके से मैं देखता हूँ कि इसमें बिल्कुल कब्जा किया जा सकता है। हाँ। और इससे अच्छा मौका भी नहीं है, मगर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे हैं कि उसके हिसाब से किसी भी चीज पर कब्जा करना उतना आसान होता नहीं है। देखिए, बात कहना, जुमलेबाजी करना, बात करना, ये अलग चीज है। किसी भी देश को बांग्लादेश की तरह आजाद करवाया जा सकता है, अलग करवाया जा सकता है, पर उस पर कब्जा, देखिए बांग्लादेश तो भारत के चारों तरफ से घिरा हुआ है,
बांग्लादेश तो बिल्कुल मतलब एक तरह से आसाम और ये पूरे के पूरे हमारे स्टेट्स के बीच में ही है, उसके पास तो कोई रास्ता भी नहीं है। मगर सवाल ये उठता है कि रशिया आपके सामने मिसाल है भाई साहब, रशिया को आप क्यों भूल रहे हैं? और फिर वही हिस्सा जिसका क्रीमिया की अगर हम बात करें और फिर दोनबास की अगर हम बात करें, तो क्यों आप मतलब हकीकत से हटके क्यों बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, कुशक, दोनबास, पनामा, या फिर अगर आप जो है ग्रीनलैंड की बात करें तो ये इसलिए, या फिर गाजा की आप बात करें, या फिर ये बातें आप करें, तो ये क्या है? ये देखिए, दो फर्स्ट नेशन है, रशिया और अमेरिका। ये क्या करते हैं? यही यूनाइटेड नेशन है, यही कानून है, यही ह्यूमन राइट है, यही जो कुछ भी है, दोनों ही है। तीसरा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है चाइना, जो इतना आसान नहीं है उसके लिए भी कि वो कोई खुद मुख्तार ऐलान कर दे कि वो भी तीसरी पावर है। इतने आसान चाइना के लिए भी मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके बाद रूस और चीन आपस में हाथ मिला ले, रूस और अमेरिका आपस में हाथ मिलाकर इस तीसरी शक्ति को उभरने नहीं देंगे। ये एक अलग मामला है। बात यह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, या फिर पीओके में जो कुछ चल रहा है, ये सब चीजें देखिए, वजीरिस्तान में जो कुछ चल रहा है, देखें बलोचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, देखें कराची में भी देख लें आप जो कुछ चल रहा है अमन जब्त के हवाले से ही, सिंध के इलाकों में देख लें, और जी क्या कुछ नहीं चल रहा। इसमें भारत को कब्जा करने की शायद इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान खुद टूटकर बिखर जाएगा, और इसका जिम्मेदार वहां की वो जनता होगी जिन्होंने अपने घरों में एक ब्रिटिश और अमेरिकी फौज को जन्म दिया, जिन्होंने पाकिस्तान के गद्दारों को उनकी माओ ने जना। उनकी माओ ने किसे जना? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान की माओ ने अपनी कोख से गद्दार पैदा किए, और वो वहां उन्होंने कभी डेमोक्रेसी को चलने नहीं दिया, कभी जो है जो अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर भारत के साथ हमेशा तनाव बनाए रखा। तनाव बनाए रखने के लिए बड़े बड़ी हथियार कंपनियों के हथियारों की खरीदारी करवाने के लिए उन्होंने ये इलाके को डिस्प्यूट रखा। इस डिस्प्यूट को, ताकि आप अपने जनता के जो है भारी टैक्स वसूल करें, बारूद टैक्स वसूल करके आप जो है आप बड़े बड़े हथियार खरीदें। आप सोचिएगा कि आप अपनी जीडी का 2%, 3% या 5% हिस्सा जो है हर साल हथियारों में लगा देते हैं। हथियारों का पैसा कहाँ जाता है? ये तो रूस जाता है, ये तो अमेरिका जाता है। तो कुल मिलाकर ये तो एक गेम जो है उन्होंने प्लान किया था, और तो पूरी दुनिया में जहां वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी रखते हैं, ये सब वो मामले हैं बाकर साहब जिन पे ईमानदारी से अगर बात की जाए तो मामला कुछ और होता है। तो मैंने क्या कहा कि पाकिस्तान की माओ ने फौजियों के रूप में अपने ही देश के गद्दारों को जन्म दिया, तो इसमें भारत का क्या कसूर है? इसमें तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है ना। मेरा सवाल तो वही है कि भारत के लिए तो वही तो अच्छी बात हुई, चाहे वो कुछ भी हुआ होगा, भारत के लिए तो अच्छी बात है ना। भारत के जो है पाले में गेंद है, भारत के लिए वैसे अच्छी बात। देखिए, अगर एक एंगल से आती है भारत के लिए अच्छी बात कि भारत के इलाकों में अगर पाकिस्तान टेररिस्ट जो है भेजता है, वो भारत में जो है अलगाववाद की कोई मूवमेंट चलाता है, खुले तौर पर वो ऐलान करते हैं, बयान कर देते हैं। अगर उनके यहाँ अलगाववाद की मुहिम चलती है तो भारत को खुश न होने का कोई कारण नहीं है। भारत को यहाँ पर मानवता दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। भारत को मानवता की बात या खुश न होने की बात तब हो सकती है जब खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी सिविल गवर्नमेंट को जो है वो जूतों से मसल देते हैं, और वहां की जनता 95% किसी एक आदमी को वोट देती है, उसे उठा के जेल में डाल देते हैं और उसको रोटियों से सड़ाते हैं, उसको तकलीफ देते हैं क्योंकि तू अपने देश की बात सोच कैसे सकता है। अगर वहां इतनी बड़े गद्दार जो है उस देश पर कब्जा करके बैठे, उस देश को तो बहुत पहले टूट के बिखर जाना चाहिए था। उस देश को तो होना ही नहीं चाहिए था। वो देश तो होने का अधिकार ही नहीं रखता, क्योंकि वो अपने ही देश के गद्दार फौज से वो अपने देश को नहीं छुड़ा पा रहे, तो उन लोगों को जीने का अधिकार है क्या? ये सच्चाई को भी आपको मानना चाहिए, क्योंकि वहां गद्दार पैदा होते हैं और अपने देश को वो तोड़ फोड़ कर गुलाम बनाते हैं। और दुनिया में जो है उन्होंने अमेरिका को, यूसेड को, यूकेड को आतंकवादी बनाकर दिए हैं। बाकर साहब, सच्चाई बोलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी गद्दार फौज है पाकिस्तान की जो पूरे मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने सप्लाई किया, टूल बनाकर, बम बनाकर, हथियार बनाकर,
जहां पर इन्होंने रेडिकल इस्लाम को पैदा करने में बड़ा रोल अदा किया। और वो किसके लिए किया, बदनाम कौन करना चाहता था? हम जो ब्रिटिश और अमेरिकन जो दुनिया में अपना राज जमाए रखना चाहते हैं, दुनिया में डिस्प्यूट डालवाना चाहते हैं, उनको वहां का वो जो है वो आर्मी चीफ कौन है, वो जनरल विस्की, वो दारूबाज आदमी जो है, जो अपने आप को हाफिज भी कहता है, वो जनरल विस्की को कौन नहीं जानते? वहां की जो नवाज शरीफ की बेटी है उसको लेकर पाकिस्तान में देखे क्या चर्चाएं चल रही है, क्या बेहयाई हम कर रखी है उन लोगों ने। उनको तो धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं बाकर साहब। भारत को तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए, वहां की फौज को निपटा देना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी फसाद अगर कोई है तो पाकिस्तान की फौज है। तो फिर मैं सवाल यही है ना, मतलब आपके पास हमारी जो है अगर बात करें तो यहाँ सारे वफादार पैदा होते हैं और फिर ऐसे वफादार हैं कि वो अपने सब कुछ जो है इसके लिए निछावर कर रहे हैं देश के लिए, और फिर जो एक जिसको डिस्प्यूट बनाकर रखा गया, तो फिर तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी हमारे से मुराद ये है कि दिल्ली के लिए बड़ी आसान हो गई है। और फिर ये जो कहा जा रहा है, और बिलखुसूस ये सारी चीज़ें 10 वर्षों में बड़ी तेज़ी के साथ हुई हैं भाई साहब, इससे जो है आप इनकार नहीं कर सकते। जो कुछ भी हुआ है, अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी फौजी हैं जिस तरह के हैं वो इन 10 वर्षों में बिल्कुल जो है अपने देश से जो कुछ भी उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, तो वो हमारे लिए अच्छा है ना। नहीं, ये 10 वर्षों की कहानी में मैं कोई मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, या मैं फिर बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो है पहली बार ही 1900 पहला जो तख्ता पलट किया था वो 50 के दशक में कर दिया था। 50 के दशक में ही उन्होंने अपना तख्ता पलट कर दिया था, और उसके बाद से उन्होंने खुद जो है बांग्लादेश को तोड़ा था। आप जानते नहीं है, जिस तरह इमरान खान को उन्होंने बंद कर रखा है, उसी तरह जवाहर रहमान के साथ उन्होंने क्या किया था, वो जीत के चुनाव आ गया था, वहां के फौज ने उसको तस्लीम नहीं किया। ऑब्वियसली भाषा के लड़ाई में, भाषा की युद्ध में उनको बंगाली कहते थे, उनको निचली दर्जे के लोग कहते थे वो, तो ऑब्वियसली वे टूटना ही था। आज जिस बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, जाके देखिएगा बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब, वहां पर मिनिमम सुविधा जो है वहां की फौज ने कभी नहीं दी, और वहां की फौज ने वहां की सरकारों को इसकी परमिशन कभी नहीं दी कि वहां पर मिनिमम सुविधा पैदा की जाए, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, लोगों की बगावत खत्म हो, उनकी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए उन्होंने वहां सड़कें नहीं बनाई, वहां पर रोजगार पैदा नहीं किया। वहां की हालात आप देखेगा, हवा बात करने से क्या होगा। यानी वो खुद चाहते हैं कि ये इलाका डिस्प्यूटेड रहे, क्योंकि उनके आका, उनके खुदा, पाकिस्तान के जदल का खुदा अमेरिका और ब्रिटेन और ये दलाल बड़े जो पाकिस्तान की फौज है, ये चाहती है कि बलूचिस्तान डिस्प्यूट रहे। भारत पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, भारत का कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, और भारत में अगर दम है और ये भी जो है बयानबाजी और बकवास न करे, जाके कब्जा कर ले। उससे ज्यादा आज से ज्यादा पाकिस्तान कभी कमजोर ही नहीं रहा, आज से ज्यादा पाकिस्तान कभी कमजोर नहीं रहा इतिहास में, इससे ज्यादा कभी कमजोर नहीं होगा जो अब हो रखा है। तो सिर्फ वोट लेने के लिए बयानबाजी क्यों करते हो? जाइए आजाद कराइए बलूचिस्तान को, उनको मिनिमम सुविधा दीजिए, अपने साथ मिलाइए, जो है अपने देश को मजबूत करिए। किसने मना किया आपको? तो यानी आप भी ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि बहुत जल्द जिस तरह से कहा जा रहा है, चाहे वो वजारत दाखिला की जानिब से हो, वजारत दिफा की जानिब से हो, फौजी सरबराहों की जानिब से हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो बरसर कार हो, सभी की जानिब से जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उस पार का जो कम अज़ कम जो कश्मीर है वो भारत में जो है शामिल हो जाएगा, और फिर अन करीब जो सारा हिस्सा अलग हुआ है वो भी शामिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा जो अखंड भारत का ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। मैं ये बात नहीं मानता हूँ बाकर साहब, कुछ भी शामिल होने नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार की भी कोई विल नहीं है। ये पूरा गेम यूसेड का है, और ये यूसेड जो है, जो कि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी ब्लैक रॉक के जो उनके पोर्ट के साथ टाई अप हुए हैं, वो टाई अप हो चुके हैं। वो टाई अप के साथ साथ में ब्लैकस्टोन भी वहां पर जो स्टेक ले रही है वो ले रही है। उसके बाद सीपैक को रोकने की जो इनकी कवायद है, उसके खिलाफ जो है यूसेड इस्तेमाल कर रही है बलूचिस्तान को भी, और उसकी सहायता कहाँ से की जाती है, कहाँ से करवाई जाती है, ये मैटर नहीं करता। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। इसलिए ये हो सकता है आपको जो है ये तीसरी दुनिया की बात लगे, पर मैं चौथी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और ये चौथी दुनिया की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा हमेशा फोर्थ व्यू यानी चौथा जो नजरिया होता है, मैं उसी के आधार पे बात करता हूँ। और ये आप इसे मेरा सौभाग्य, दुर्भाग्य, अल्लाह का करम या मेरे पे अजाब, जो समझना है आपको समझिएगा। मुस्तकबिल में जाके वही सच होता है जो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। मैं हवाई न किसी की दोस्ती में बात करता, ना दुश्मनी से बात करता। अच्छा, आखिर में इतनी तो बात करते हैं, फिर हम जो है गाजा यूक्रेन कल डरूंगा, इतनी तो बात कर दें आप कि हाँ हम अनखरीब, क्योंकि एक किस्म का जज्बा पैदा होता है ना, एक हुब्बुल वतनी का,
एक वतन से मोहब्बत का और एक अपने आप में जो है मजबूत होने का, विश्व गुरु होने का जो एहसास है ना, वो जाग जाता है सब में। तो कम से कम इतनी तो बात कर दें कि हाँ, हम बहुत जल्द 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में हम उस पार के कश्मीर को जो है इधर मिला लेंगे जी, और हम फौरी तौर पर कुछ क्रैकडाउन करने वाले, ऑपरेशन करने वाले हैं, ऐसा तो बोल दे कम से कम, वो तो भविष्यवाणी कर दे कम से कम। ये मैं कह रहा हूँ, भविष्यवाणी तो जो है, आप कश्मीर और बलूचिस्तान का तो मामला छोड़िए, पहले अपनी चीजों को बचा लीजिए। जो आप गुब्बारे में से हवा निकाल देते हैं आप इस तरह की बात करके। अभी तो आपने इतनी बातें की, आप दूसरों खुश कर देते हैं आप पूरी बात करके, लोगों को खुश करने से पहले अपने साउथ में कुछ खड़ा होता चला जा रहा है, इसको रोक लीजिए। आपके मणिपुर में क्या हो रहा है उसको रोक लीजिए। आपके पंजाब को लेके आपके विदेश मंत्री का ब्रिटेन में क्या होता है, पहले उसी संभाल लीजिए। सवाल ये है कि आग दोनों तरफ लगी है और लगाने वाले कोई एक ही है, और दोनों के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दोनों लोग दोनों तरफ से जो है बड़ी बड़ी हाँकते हैं, और ये कुछ नहीं है, ये टिड्डी है, यू सेड यू कैड की। इससे ज्यादा मैं इनकी औकात नहीं मानता हूँ। आपको पता है ना, मैं किसी के बाप से कल डरता था ना, आज डरता हूँ ना, कल डरूंगा। बहरहाल मौला छोड़ दिया आपने बात को। फिर पहले तो इतनी जो है आपने पंपिंग की कि जो है बहुत सारे गुब्बारे जो है खुद जो है वो बड़े फूल गए थे, बड़े हो गए थे। उसके बाद से फिर आपने पिन लगा दी, फिर आपने वो कह दिया। अरे कम से कम इतना तो आखिर में कह देते कि हाँ जो है हम ये काम करने वाले हैं 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, क्या कम से कम नेक्स्ट टेन्योर में, इतना तो कर देते आप, तो एक बात तो रह जाती। बहरहाल आप बात को मैं ना ऐसे सपने देखता हूँ ना दिखाता हूँ। 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 40 किलोमीटर की लंबाई एक टुकड़ा है जिसका नाम गाजा है। हाँ, उस टुकड़े को आजाद कराने के लिए, उस टुकड़े को बेसिकली आजाद कराने के लिए तो हमास लड़ रहा था, मगर उसे गुलाम बनाने के लिए, अपने में मिलाने के लिए पूरी दुनिया का साथ लेकर, इवन पाकिस्तान का भी साथ लेकर, पूरी दुनिया का साथ लेकर इजराइल उस जंग को लड़ रहा था। और उस लड़ने के बाद उन्हें कब्जा करने की कोशिश की। मुट्ठी भर लोगों से पूरी दुनिया नहीं लड़ पाई। क्या बकवास करते हैं लोग, क्या बड़ी बड़ी हाँकते हैं लोग। अरे अपने पजामे में पहले देख लिया करो, तुम्हारी औकात कितनी है वो देख लो। तुम्हारे सहयोग के साथ, तुम्हारे हिम्मतों के साथ तुम 20 लाख लोगों पर कब्जा नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी हाँकते हो यार, औकात नहीं रहा कितनी तुम्हारी औकात है, क्या बकवास करते हो भाई साहब। गाजा का आगाज हम करना चाहते थे, लेकिन आपने इख्तिताम कर दिया उसका। मतलब इख्तिताम क्या कर दिया आपने, मतलब आखिर वाली बात कर दी। दम था, देखिए, अगर दम था तो आप जंग जीत चुके होते। ये जंग हारी जा चुकी है बाकर साहब, आप समझिए। इजराइल ने तो सारा तबाह ताराश कर दिया, सारी बिल्डिंगों को गिरा दिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, इतने हजार लोगों को मार दिया और सब कुछ ढेर कर दिया, सारी चीजें कर दी। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियों पर धमकियां आती रही। आप एक बात बताइएगा मुझे, सिविलियंस को, पहली बात, दुनिया में पहला दरिंदा इजराइल ऐसा है जिसने सिविलियंस को टारगेट किया। आपने एंटनी ब्लिंकन का गाजा पीस डील के 3 दिन पहले का बयान सुना होगा। उसने ये बयान दिया ऑफिशियली, अमेरिका के पटल पे खड़े होके, उस वक्त वो सुरक्षा सलाहकार था। उसने कहा हमास के 5 या 6 हजार लड़ाके मारे गए थे जो फिर से भर्ती कर लिए। अगर वो 30,000 हमास के लड़ाके थे तो उनमें से एक भी कम नहीं हुआ, 30,000 मौजूद है। यानी तुमने जो 50,000 या 1 लाख लोगों को मारा, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, मकानों को तोड़ा, और आप तुम ये सपना देख रहे हो कि तुम वहां पर बना के बार खोल लोगे और उस पर कब्जा कर लोगे और ग्रेटर इजराइल बना लोगे। सवाल ये उठता है कि तुम्हें अपने लोगों को बंधक, तुम्हारे लोग कहाँ थे उनको तुम ढूंढ नहीं पाए। तुमने जो है अब डील करनी पड़ी, तुम्हें पूरी दुनिया तुम्हारा साथ दे रही थी, तुम्हें दुनिया के आधुनिकतम हथियार दे दिए गए और उनके पास सिर्फ रूस और चीन के हथियार थे। ईरान, देखिए माफ करना मैं आपको बताऊं ईरान क्या है। ईरान को मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना और रशिया ने तकनीकी तौर पर सुदृढ़ किया है। वो इतना कर दिया है जितने हूती भी हैं। मतलब आप देखते हैं कि हाइपरसोनिक जो है वो इब्राहिम लिंकन जैसे जहाज, एयरक्राफ्ट करियर पर मारते हैं, उनको लेकर तुम्हें लाल सागर छोड़ के भागना पड़ता है, फिर अरब सागर छोड़ के भागना पड़ता है, फिर मेडिटेरियन सी छोड़ के तुमको भागना पड़ता है। तो सवाल ये है कि ऊपर से जब इजराइल के साथ मिलकर बड़ा शोर मचता है, पूरी मीडियाबाजी होती है,
कि ईरान को नस्तो नाबूद करने जा रहे हैं, फिर ईरान के ऊपर आप F-35, F-15, F-16, F-18 ये सब जहाज लेकर आते हो और लाकर आप जो है मिराज और सब लाकर हमला करते हो। एक मिसाइल तुम ईरान की धरती को नहीं छू पाते, क्योंकि रशिया ने इसका जो एम्ब्रेला अपनी S-400 से तैनात किया था वो तुम्हारी एक मिसाइल को ईरान की जमीन पे नहीं गिरने देता। तो तुम्हारे पास तो कोई हथियार ही नहीं है। क्या होता है, ट्रंप अगर है तो वो रूस के काम की चीज है जो वो नीति अपना रहा है। अगर वो ना भी हो, वो दुश्मनी में भी आ जाए तो उखाड़ क्या लेगा? बाइडेन ने क्या उखाड़ लिया? उससे पहले ये सारे के सारे मौजूद तो थे। आप समझिएगा ना चीजें क्या। ठीक है भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर ये बात जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है कि गाजा में जो कुछ दुनिया की बड़ी ताकतों ने दावे किए और दावे अब भी कर रहे हैं वो सारे के सारे खोखले हैं, उसमें कोई दमखम नहीं है और दुनिया ने जो है खुले तौर पर देख लिया है। अब इसमें भी कुछ और बातें होंगी तो फिर क्योंकि वक्त नहीं है तो फिर मैं वो मजीद सवालात आपसे नहीं करूंगा और मजीद आपको नहीं छेड़ूंगा। लेकिन यूक्रेन के हवाले से जिस तरह से हमने जिक्र किया तो इस हवाले से भी लोग ये जान लें कि किस तरह से आप उसको देख रहे हैं। अभी ये जो पीस टॉक के हवाले से या फिर सऊदी अरब में जो एक सरगर्मी है और फिर जिस तरह से एक पेशरफ्त हुई है और ख़ुद ज़ेलेंस्की भी जिद्दा में उन्होंने MBS से मुलाकात की और सऊदी अरब का एक रोल हम इसमें देख रहे हैं। बहरहाल जिस वजह से भी, जिस अंदाज में भी, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं? अभी अमेरिका की जानिब से ये बात सामने आई कि 30 डेज की पीस जो है कीपिंग के हवाले से और सीज़फायर के हवाले से, लेकिन रशिया ने कुछ और सख्त जवाब दे दिया। क्या लग रहा है आपको आने वाले 2-4 दिन में? जी सवाल भी कर रहा हूँ, जवाब भी दे रहा हूँ। 3 मिनट है साहब हमारे पास। जी जी जी, सवाल और जवाब दोनों ये हैं साहब कि अमेरिका के इस हनी ट्रैप में रशिया नहीं फंसेगा। ये इट इज ए हनी ट्रैप। 2014 में जब इन्होंने मिन्स्क समझौता किया था तो इन्होंने इसलिए, चूंकि ये एक इनकी फौजें, नाटो की फौजें, इनके अटैकमेंट, इनके हथियारों के साथ जो है किसी भी सूरत में वो नहीं हो पा रहा था कि ये लोग जो है मतलब किसी भी सूरत में क्रीमिया को बचा सकते हैं। तो इन्होंने मिन्स्क समझौता किया, टाइम बाय किया, उसके बाद यूक्रेन को अंपायर किया, वहां का सत्ता परिवर्तन किया और अपना एक जो है छछुंदर कॉमेडियन जो है, छिछोरा इंसान वहां पर दिखाया और उसके बाद जो है इन्होंने तैयारी करके इस युद्ध का पूरा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। तो रशिया बहुत अच्छे से बात जानता है कि ब्रिटेन और उनके अलाई, इवन अमेरिका का डीप स्टेट, ये सब कुछ मिलकर जो है 30 डेज का एक टाइम बाय टाइम लैप्स जो है वो चाहते हैं। और इस टाइम लैप्स के बाद वो इस मीटिंग पे आएंगे। रशिया की कोई मजबूरी नहीं है। एक भारी हमला जो जब ये मीटिंग चल रही है तो यूक्रेन ने किया है रशिया के ऊपर। अब रशिया में से कुछ बड़ी मिसाइलों का एक मुजाहरा किया जाएगा। अच्छा। और ये इतनी आसान नहीं है। वो भी 30 दिन पर बैठे होंगे कि हाँ भाई साहब हम तैयार हैं। तैयार नहीं है। अब जो है इलाज किया जाएगा। दरअसल मैं अब एक बहुत बुरी बात कहने जा रहा हूँ और मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इजराइल और यूक्रेन के साथ पीस डील होनी ही नहीं चाहिए इनको, बेसिकली, क्योंकि इन्हीं के जरिए पूरी दुनिया की काली ताकतों को हराया जा सकता है और वो हार चुकी है। बस दुनिया के सामने इनके कपड़े उतारकर इनका काला रंग का बटन दिखाने की जरूरत है। और इस समझौते का मैं कतई समर्थन नहीं हूँ। इजराइल से भी समझौते का कतई समर्थक नहीं हूँ और यूक्रेन से भी समझौते का कतई समर्थक नहीं हूँ। और अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल से इस पर अमल पुतिन भी करेगा। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपका जो मुशाहिदा है उसको आपने शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।